आप सभी पत्रकार बंधुओं को नए साल की और रिपब्लिक डे की बधाई। और रिपब्लिक डे की खास तौर से बधाई। ये पता नहीं अगले साल रिपब्लिक डे मनेगा या नहीं मनेगा, ये देखने की बात होगी। अब मनेगा भी तो किस रंग में और किस रूप में, किस स्वरूप में मनेगा, इसका अंदाज़ा अभी थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है। हमें अंदाज़ा है, बाकी देश के आवाम जनता को, जनता जनार्दन को ये पता होना चाहिए कि अगला रिपब्लिक डे का स्वरूप कैसा होगा। इस साल के चुनाव के बाद ही यह स्पष्ट होने लगेगा। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से, 10 वर्षों से खास तौर से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं, तमाम इनके बारे में लगातार जो सवाल उठते रहे हैं, वो सवाल अभी तक सरकार की ओर से अनुत्तरित है। देव से देश और राम से राष्ट्र, देव राष्ट्र और राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है। उसी के बाद तुरंत जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई, सम्मान से सम्मानित किया गया। और यह जो है अकारण नहीं है। बिहार में जाति सर्वे हुआ और जाति सर्वे के हिसाब से आरक्षण का भी प्रावधान हुआ। अति पिछड़े की आबादी 36% आई। इस संदर्भ में इस जो सम्मान है उसको भी देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि पिछड़ों की, अति पिछड़ों की हकमारी यदि हो रही है तो हकमारी कौन कर रहा है? आरएसएस प्रायोजित बीजेपी सरकार सांकेतिक पॉलिटिक्स करने में महारत हासिल है, सब जानते हैं। अभी राष्ट्रपति ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री खुद दावा करते हैं कि मैं ओबीसी पिछड़ा समुदाय का हूं। लॉ मिनिस्टर वो भी दलित समुदाय के हैं। तो तमाम ये सब हैं। लेकिन इस राम राष्ट्र में इन पिछड़ों, अति पिछड़ों की क्या होगी हिस्सेदारी, क्या होगी उनकी हालत, ये बहुत चिंता का विषय है। और उसके पहले एक बाबा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो राम को नहीं भजता वो सब चमार है। तो 33 करोड़ देवी देवता में जो बहुत सारे लोग हैं जो राम को नहीं भजते और कृष्ण को भजते हैं या शिव को भजते हैं या भैरव बाबा को भजते हैं, उनके बारे में क्या राय है, उनसे पूछा जाना चाहिए था। तो आखिरकार मंदिर का उद्घाटन हो गया, लेकिन एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है। अहम मुद्दा ईवीएम का है, जाति जनगणना का है, हिस्सेदारी का है। इस संदर्भ में कल और परसों 30 और 29 और 30 जनवरी को एक 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और सेमिनार के जो आयोजन कर रहे हैं उस संगठन का नाम बताता हूं, और जो मुद्दे होंगे, हमारे कई साथी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, वो इस पे अपने विचार रखेंगे कि वी द पीपल, WTP ये ऑर्गेनाइजर हैं, यदुवंशी महासभा, पैगाम, सोशल रेवोल्यूशनरी अलायंस, डायमंड परिवार, ज्ञान गंगोत्री, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन और तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। सबका एक संयुक्त प्रयास है, साझा मोर्चा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 29 और 30 जनवरी को 2 दिवसीय सेमिनार रखा गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, ये हम आपको देंगे भी और हमारे दोस्त इस पर बात भी करेंगे। और काफ़ी देश के जाने माने जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, एकेडमिशियन हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, इस 2 दिवसीय सेमिनार में शिरकत करेंगे। और लोकसभा का चुनाव सामने है, तो कैसा होगा हमारा एजेंडा, क्या होगा मैनिफेस्टो, इसमें 2 दिवसीय चर्चा होनी है। राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं, बहुत सारे वक्ता हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजमणि पटेल साहब आएंगे, जस्टिस ईश्वरैया साहब आएंगे, राजेंद्र पाल गौतम, एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट प्राचा, सीनियर जर्नलिस्ट नवीन कुमार, लक्ष्मण यादव, आप सब जानते हैं। इसके अलावा कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एक्टिविस्ट देश भर से, देश के विभिन्न कोनों से आएंगे और तमाम मुद्दों को एड्रेस करेंगे, जिसमें कि है बैलेट पेपर से चुनाव, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, जाति जनगणना, अति पिछड़ों कानून द्वारा अलग से 36% आरक्षण दिया जाए, महिला आरक्षण में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इसमें दलित महिलाएं भी होंगी, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, सरकारी ठेके में प्रोपोर्शनल जो है ठेकेदारी दिया जाए, SC/ST माइनॉरिटीज को भी, ओबीसी को भी, उच्च न्यायपालिका में रिजर्वेशन है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वहाँ पे विशद चर्चा होने वाली है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे कई साथी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रवीण कुमार जी हैं और अनिल कुमार मेरे बगल में, दोनों अगल बगल बैठे हैं।
और ज्योतिमाला हैं। इनसे आग्रह करेंगे क्या एजेंडा है, क्या प्रोग्राम। प्रोफेसर रतन लाल जी ने अभी सारे मुद्दे आपको बता दिए कि क्या क्या हम मतलब करने जा रहे हैं। और ये 29 तारीख और 30 तारीख को एनेक्सी हॉल है जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, उसमें हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये मैं एक बार और बताना चाहूँगी कि ये एनेक्सी हॉल हमने क्यों बुक किया। इससे पहले हम कई बार रामलीला ग्राउंड में ये प्रोग्राम कर चुके थे और रामलीला ग्राउंड पे भी इस बार अप्रोच किया, यहाँ तक कि ये जो 29 तारीख 30 तारीख मई में भी थी, फरवरी के लिए भी हमने अप्रोच किया, लेकिन वहाँ पे हमें मिल नहीं पाया जगह। वजह ये थी कि एक संस्था है जिसका नाम है सनातन धर्म सभा। उन्होंने 22 तारीख, जिस दिन ये 22 जनवरी जो अभी बीत गया, जिस दिन जो राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन हुआ था, उस दिन से लेकर के 26 फरवरी तक रामलीला ग्राउंड एक ही संस्था के नाम पे बुक है। और कोई प्रोग्राम आप अभी भी जाके देख सकते हैं, कोई प्रोग्राम भी वहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन हॉल बुक है। हाँ, लेकिन वो मैदान बुक है। तो ये कोई, आप समझ सकते हैं कि किस साजिश की तरह ऐसा किया गया हो, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है। वो चाहते नहीं कि कोई एक्टिविस्ट वहाँ पे कोई आंदोलन करे और किसी भी तरह का वहाँ पे कोई प्रोग्राम किया जा सके। इसलिए हमें मजबूरन एनेक्सी हॉल को हमने बुक किया है। और यहाँ भी इसमें भी इवन जो अभी हॉल जो बुक किया गया है, यहाँ भी कुछ दिनों बाद पूरे महीने में प्रदर्शनी वाले ने बुक कर रखा है। प्रदर्शनी चलेगी यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में लोकसभा चुनाव से पहले। तो मैं इसके अपने मुद्दे पे आती हूँ। हमारा बेसिक यही मुद्दा है कि अभी जो वकील लोगों ने आंदोलन कर रखा है, सर काफ़ी दिनों से बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आप लोग इनसे ज़्यादा वाकिफ होंगे। लेकिन हम मतलब मेरा कहना है कि जो भी ये मुद्दे हैं, सबसे पहले हमारा ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। जो देश ईवीएम के लिए अधिकृत थी, उन्होंने जो ईवीएम को बनाया, उन्होंने हटा करके अब उनके यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। तो हमारे यहाँ ये बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है इतनी सस्पेंशन के बाद। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी आता है और उसके लिए सफाई देता है, हर जगह सफाई देते फिर रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। पहला मांग हमारा ये है, ताकि हम सही में लोकतंत्र, सर ने अभी कहा कि अगला बार हम गणतंत्र दिवस देखें ऐसा या ना देखें, हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि अभी कोई मोदी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन आपको अभी भी सुनने को आएगा अब की बार 400 पार। बिना काम किए हुए 400 कहाँ से ले आएगी? कुछ तो वजह है। उनका पहले से ही पता है कि हमने ईवीएम में सेटिंग कर रखी है, ईवीएम मैनेज है, हम 400 पार। और अभी प्रधानमंत्री जी को देख रहे होंगे आप, साउथ में भी घूमना शुरू किए हैं मंदिरों में, ताकि वो बाद में ऐसा बना सके, मोटिवेशन दे सके। वो बोल सकेंगे कि अरे हम तो वहाँ पे गए भी, तो वहाँ पे भी कुछ लोग फिर हमें वोट कर दिए और हम 400 के पार हो गए। तो हमें अभी से जागरूक होगा। इस जागरूकता के लिए ही हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे विभिन्न मुद्दे हैं। जो भी बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, भले ही अब नीतीश जी को तो हम नहीं कह सकते कि वो किधर से किधर चले जाते हैं, बीजेपी के अब सपोर्ट में जा रहे हैं, और क्या मजबूरी है क्या है, या ये सब हम मुद्दे में नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जातिगत सर्वे जो बिहार में हुआ, जिसके वजह से वहाँ पे मतलब जातिगत सर्वे के आधार पर आर्थिक भी वहाँ पे अधिकार मिल रहे हैं, और जो सामाजिक है वो भी हो रहा है, वो पूरे देश में होना चाहिए। और ये इस मुद्दे को हम पूरी तरह से उठाएंगे। इसमें साथ साथ महिला आरक्षण, जो सर ने अभी बताया कि जो महिला आरक्षण जो दिया गया है वो कब पूरा होगा पता नहीं। वो एक महिलाओं को एक तरह से लॉलीपॉप दे दिया गया कि आपको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन वो आरक्षण वास्तविकता में मिल नहीं रहा है। उस आरक्षण के लिए भी हम लड़ेंगे कि नहीं, हम जो, और उसमें ओबीसी, एसटी माइनॉरिटी सब महिलाओं को दिया जाए। आज से बहुत पहले हमारे शरद पवार जी जो बहुजन के नेता थे, वो अब इस दुनिया में नहीं, उन्होंने कहा था कि शरद प्रसाद यादव जी उन्होंने ये कहा था कि जो बाल कटी महिलाएं हैं वो आ जाएंगी। उनका कहने का मतलब ये है कि वैसी महिलाएं आ जाएगी जिससे हम बहुजनों के लिए नहीं सोचेगी, जो हम महिलाओं के अधिकार के बारे में कुछ नहीं सोचेंगी, बस जिनके मुखौटे के रूप में वो काम करेंगी। तो वैसी हमें महिलाएं नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सारी महिलाओं को उसमें अधिकार मिले। सरकारी ठेके, अभी बताया गया कि जो भी रोस्टर क्लब है, जो रोस्टर सिस्टम है जो कॉलेज या फिर प्रोफेसर या इस सब की बहाली में होता है, जिसमें पहले 13 पॉइंट होते थे, अब 200 पॉइंट रोस्टर पॉइंट आ गए हैं। जिसमें 13 पॉइंट में भी पहले होता था कि शुरुआत करते थे तो जो नॉन रिजर्व होता था, उसके बाद रिजर्व को सीट ही नहीं आती थी रिजर्व वाले कैटेगरीज की, वो भी बेईमान था। 200 पॉइंट वाला है वो भी। तो हमारा ये मांग है कि 1:1 हो, अगर एक रिजर्व सीट हो तो दूसरा अनरिजर्व हो, और फिर दूसरा जब शुरू किया जाए तो पहला रिजर्व हो और दूसरा अनरिजर्व हो, इस तरह से शुरू किया जाए ताकि सबको अधिकार मिले।
ये भी अभी जो आप ठेके, जो सरकारी ठेके दिए जाते हैं उसमें भी कोई आरक्षण नहीं है। उसमें सारे जिन्हें भी जिनके उनके सरकार के जिनसे कंसल्ट होते हैं उनको दे दिए जाते हैं, और वो आउटसोर्सिंग के द्वारा सबसे काम तो कराते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी आप देख रहे होंगे, उसमें भी वैसी तरह हो रहा है। ये सारी बहुत सारे मांगे हैं। अब नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आपका बंधन, आपकी आरती। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती। मैं आज सबसे पहले इस प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूं और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके लिए मैं इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी और खास करके बहुजन मीडिया के सभी साथियों को मैं दिल से बधाई देता हूं। आप कहेंगे कि बधाई आप हमको दे रहे हो, मीडिया को दे रहे हो, तो आप वो लोग हो जिन्होंने इस देश के बहुजनों को एकत्रित और संगठित करने का काम किया है। आपने लोगों को एकजुट किया है, जिसका नतीजा है कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। देखिए, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में आप देखेंगे कि आज से 50 साल, महज 50 साल आप पीछे जब चले जाएंगे तो दिल्ली और इसके इर्द गिर्द के इलाके में जो मैक्सिमम जमीनें थी, मैक्सिमम जो संपत्तियां थी, जो खेत खलिहान थे दिल्ली के आसपास में, वो या तो यादव के पास थे, जाट के पास थे, गुज्जर के पास थे, या SC ST OBC समाज के पास, डायमंड परिवार के पास लगभग 85% दिल्ली की जमीनें उनकी हुआ करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इस देश की सामंतवादी सरकार इस देश में आई, जो कुछ चंद अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती थी, उन्होंने इन लोगों को, इस देश के दिल्ली के जाट, गुज्जर, यादव और SC ST OBC के लोगों के विकास के नाम पर जमीनों को उन्होंने अधिग्रहण किया, और जिसके एवज में लगभग ना के बराबर उनको कुछ दिया गया। बाद में उसी जमीन को डेवलप करके चंद पूंजीपतियों को दे दिया, स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और उससे वो आज करोड़पति हो गए, और हमारा देश का बहुजन, दिल्ली का बहुजन गरीब से गरीब हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या साजिश हुई, इन्हीं चीजों के और इन्हीं बातों का गहन मंथन करने के लिए संख्या में आए और अपने हक और अधिकार की बातों को, इस मुद्दे को, इस चर्चा को समझें, और इस बात को समझें कि किसके सरकार होने से आपको कहां तक आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर किया गया। जब तक आप लोग मुद्दे को नहीं समझोगे, विचारधारा को नहीं समझोगे, तब तक आपकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान संभव नहीं है। आप लोग शायद हमें भी जानते भी हैं कि पिछले 2019 से जो कार्यक्रम लगातार चला है, नई सरकार बनने के बाद 2014 में पहले बनी सरकार, उसके बाद 2019 में बनी, और 2019 में ही एक कड़ी आप लोग को याद होगा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही एक कार्यक्रम किया था, जिसमें सांसद सम्मान समारोह किया। उस सांसद समारोह का एक फायदा मुझे जो मिला, नवोदय विद्यालय में एडमिशन, बहुसंख्यक समाज के बच्चे को आरक्षण मिलना शुरू हो गया, सैनिक स्कूल में हो गया, और कई सारे लोग जो हमारे बहुसंख्यक समाज के जो लोग थे, किसी भी पार्टी में थे, उनको कुर्बानी भी देनी पड़ी, लेकिन हम लोग काम निरंतर करते जा रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोग का बता रहे थे साथी और प्रोफेसर रतन लाल जी कि कई सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। जो एकलव्य का अंगूठा पहले किसी ने बिल्कुल एकदम आमने सामने हो करके काटा था, और आज एकलव्य का अंगूठा पीछे से, बैकडोर से काटा जा रहा है, और वो आरक्षण के हथियार पे, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। हमारे लोग एग्जीक्यूटिव नहीं बनते हैं, जो आप लोग को पता है कि सत्ता के मुख्यतः 4 स्तंभ है, लेकिन अब 5 बन गए हैं। उसमें ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में हम लोग हैं, लेकिन प्रॉपर अम्ब्रेला नहीं है। प्रॉपर नहीं अम्ब्रेला होने की वजह से हमारा कोई भाई बिजनेसमैन बड़ा नहीं बन पा रहा, क्योंकि उसको कहीं से भी उसको मिलता नहीं है कि अपलिफ्ट हो पाए। दूसरा जो हमारा है बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे तो अर्थ की कमी होगी, और अर्थ की कमी होगी तो सत्ता में हम लोग नहीं आएंगे। तो हमारा बिजनेसमैन के ऊपर भी हम लोग ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हम लोग हिस्सेदारी मिले, कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सेदारी मिले, बड़े व्यवसायिक हम लोग भी बन के आए, उसको छोटे छोटे पार्टिकल रूप में किया जाए, क्योंकि हमारे पास क्रेडेंशियल की कमी होती है।
तो व्यवसायिक तब बनेंगे तभी हमारे पास सत्ता भी आएगा, और तभी हमारा भारत का जो चाहे मोदी जी हो कोई भी सरकार आकर के जो कहता है कि एक अच्छा और विश्व गुरु बनने का सपना जो देखते हैं, जब तक आम आवाम विश्व गुरु के रास्ते पे नहीं चलेगा तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। सेम हम लोग का न्यायपालिका में आप लोग को भी पता होगा कि जो भी हम लोग सामाजिक लेवल पे कोई मुकदमा ठोकते हैं तो उसमें हम लोग का कोई न्याय प्रॉपर नहीं मिल पाता, हमारा निरस्त कर दिया जाता है। तो जब तक हमारा है जो कि हम लोग को जो डिमांड है कि हम लोग न्यायपालिका में भी, बड़े न्यायपालिका में हम लोग को आरक्षण के तहत अपने लेवल पे तो कोई कुछ बन ही जाता, लेकिन आरक्षण पे जब अगर बनेगा, हमारे कोई भी बंधु बनेंगे, कोई अच्छे वकील या कोई जज बन करके ऊपर चढ़ेंगे तो वो न्याय की बात करेंगे। क्योंकि आप लोग को पता है कि एक टूल मैं बताता हूँ कि जो आरक्षण को हड़पने का कितना बड़ा टूल है, जिसके दांत में मुंह में दांत ना हो उसके आगे चना रख देते हैं, और जिसके मुंह में दांत है उससे चना छीन लेते हैं। मतलब साफ है कि जिसको आरक्षण में जो बैरिकेटिंग कर दिया गया है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, वह स्पष्टता करता है कि आपकी आबादी को जो थोड़ा सा ऊपर उठे हैं उनको रोक दिया जाता है, और जो निचले तबके को बेचारे सोच नहीं पाते, जो गांव घर में रहते हैं वो अच्छे, कोई बाजीराव या अन्य में कोई कोचिंग में कोई नाम लिखा सकता है जी, दिल्ली में आ सकता पढ़ने के लिए, जिसको जा रहे हैं। ये एजेंडा को लेकर भारत भर में जितने राज्यों में, जिलों में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इसी तरह के एजेंडा को लेकर अपने अपने झंडा पे, अपने अपने बैनर पे, अपने अपने संगठन को लेकर तमाम जगह पे आप प्रेस वार्ता करें, आप एक्शन प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती EVM है। EVM और जाति जनगणना है। इसी दोनों से जो है ना बहुत सारा समस्या जुड़ा हुआ है। तो सारे लोगों से अपील भी है कि देश में जहां भी है, ये कोई कॉपीराइट नहीं हमारा ये मुद्दा, ये तमाम लोगों का है। अपने अपने संगठन पे देश भर में आप जहां भी कर सकते हैं वहां कीजिए। कोई सवाल? तो क्या लगता है कि ईवीएम पर आप लोग तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको भी जो खुलकर आना पड़ेगा। जिस तरह से राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसमें भी जो है ईवीएम का एक बड़ा मुद्दा उठा पाएंगे। तो लगता है कि ईवीएम कोशिश तो है। पहले भी हमने कहा है कि एक डेलीगेशन सारे नेताओं से मिलेगा और ये कहेगा कि आप ईवीएम का मुद्दा उठाइए, और दूसरा सब मैनिफेस्टो में डालिए कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ईवीएम हटा के और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसको बदल के हम बैलेट से चुनाव करने का प्रावधान करेंगे। ये तो हम लगातार बात चल रही है, आप देख ही रहे हैं। ईवीएम को लेकर तमाम सारे लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो है ही स्पष्ट। अजय, सिटीजन्स फोरम, हमारा काम है मुद्दों को उठाना। डेमोक्रेसी कैसे मजबूत हो, लोग कैसे मजबूत हो, संविधान कैसे मजबूत हो, इन मुद्दों को उठाना। जाहिर है कि ये पॉलिटिकल इशू है। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज खुल के जम के नहीं आएगी, और कई बार हमने देखा भी है कि जब लोग सड़क पे होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज भी आती है। तो जनता को जागृत करना ये हमारा काम है, मकसद है जी। तो क्या लगता है, मतलब दिल्ली में एक बंद कमरे के अंदर ये आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन जमीनी स्तर पर जाएगा, ग्रामीण स्तर पर? आपको थोड़ा, आप कहाँ से आते हैं पहले ये बताइए। मैं मुरैना से आता हूँ। तो मुरैना में ये बात नहीं पहुँच रही है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो हो रही है बात, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जोड़ने की। आप पहले सवाल ले लीजिए और हाँ। सवाल का जवाब सुन लीजिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई जो है ना, 1947 की लड़ाई पहले ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लड़ी गई थी। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ का। यहाँ ये बंद कमरा आपको दिख रहा है, और हम लोग बाहर जो जा रहे हैं, कल रात को तेलंगाना से मैं आया 11 बजे रात में, तो वहाँ जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको बंद कमरा कहाँ से दिख रहा है? और आप किस लिए यहाँ पर हैं? सोशल मीडिया का काम ही है ना कि गांव-गांव, घर-घर तक पहुँचाना। मैं तेलंगाना के आदिलाबाद में था, और वहाँ भी रितु सिंह का मसला क्या है, लक्ष्मण का क्या है, ईवीएम का है, सब लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं प्रोग्राम। पहले भी मैंने कहा कि जमीन पे नहीं जा रही, गांव-गांव में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे पास सोशल मीडिया ही तो साधन है। तो हम आपको क्यों बुला रहे हैं कि भाई जो आवाजें उठ रही है, हमारी व्यक्तिगत आवाज नहीं है। मुझे तो नौकरी है, मैं तो रह ही रहा हूँ, हमारी व्यक्तिगत नहीं है, ये समाज की मुक्ति की लड़ाई है। तो गांव तक फिल्टर डाउन बात हो रही है। रोस्टर का आंदोलन आपने देखा नहीं था कि देवरिया में, पटना में, इलाहाबाद में, हर जगह आंदोलन हुआ। देश के तमाम हिस्सों में आंदोलन हुआ। आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? वो दिल्ली से ही शुरू हुआ। तो एक फोकल पॉइंट होता है किसी आंदोलन का। एक ही रात में पूरे देश में आंदोलन नहीं शुरू होता है ना, तैयारी करनी होती है। तो हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आप लोग के माध्यम से वो पूरी बातें गांव तक जा रही हैं। चुनाव आयोग आजकल राज्यों में जा रहा है और बता रहा है, तो क्या इस आंदोलन की भी वजह है? जाहिर है, चुनाव आयोग जो है ना अपने डिफेंस पे आ गया है।
मैं नागपुर में था, नागपुर में देख रहा हूँ कि एक वैन में जो है ना चुनाव आयोग अपना प्रचार कर रहा है ईवीएम को लेकर। आप जितना ईवीएम पे वीडियो डालते हैं उसके नीचे देखिए डिस्क्लेमर आ जा रहा है। तो चुनाव आयोग का काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना। अगर लोग चाहते हैं कि भाई हम जो वोट दे रहे हैं वो बैलेट से ही दे, तो चुनाव आयोग को चुनाव थोड़ी लड़ना है। और मशीन के डिफेंस में इतना चुनाव आयोग क्यों है? सरकार से ज्यादा चुनाव आयोग क्यों है? क्यों किसी का दबाव चुनाव आयोग पर है? क्या अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप जहां है वहां पे ईवीएम से चुनाव हो रहा है, जहां की मशीन बना है? वो नहीं हो रहा है ना। तो ये चुनाव आयोग इतना जो है दुल्हा की जिम्मेदारी में है ना, नहीं ईवीएम से ही होगा। कोई भी कारण ऐसा वैलिड नहीं है जिससे ईवीएम हो। मान लो कि मुझे नहीं पता है लेकिन आप लोग बताएंगे कि पहले मान लो बैलेट से होता था और मुझे लगा कि किसी गलत कैंडिडेट को हमने वोट दे दिया, तो हम उसको इनवैलिड कर सकते थे ना, डबल टप्पा मार सकते थे ना। अब मान लो कि अगर मुझे लगा कि मैंने गलत कैंडिडेट को इनवैलिड कर वोट दे दिया, तो क्या मैं अपने वोट को इनवैलिड कर सकता हूँ? फंडामेंटल क्वेश्चन, आम जनता के हिसाब से, कभी नहीं। टेक्निकल मैटर को छोड़ दीजिए। तो ये तमाम मसले हैं और ये आप लोग का कंट्रीब्यूशन है कि मैं गांव-गांव तक जा रहा हूँ और वहां पर लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। और बंद कमरे वाला जो भाषा है वो ठीक नहीं है। सारी दुनिया के सबसे बड़े-बड़े काम जो है ना बंद कमरे में ही होते हैं। मेरा सवाल नहीं आम जनता का सवाल। नहीं, तो आम जनता क्या करे? आम जनता को अपने लिए नहीं लड़ना पड़ेगा। जिसको वोट देता है, जिस पार्टी को वोट देता है उस पर दबाव नहीं बनाएगा। आम जनता को भी तो सोचना पड़ेगा। नहीं, जमीन पे जाने का मतलब जमीन पे जाकर लौटना नहीं होता है। सर गांवों के लोग और है ना? जुड़ना चाहते हैं। नहीं, जुड़ना चाहते हैं तो हम तो कह ही रहे हैं कि अपने अपने झंडे तले अपने सोशल मीडिया मोबाइल निकालिए। हमारे पास कोई संसाधन थोड़े है कि हम गांव गांव जाएं, कोई कॉर्पोरेट फंडिंग हो रहा है यहाँ पर। अपने अपने झंडा बैनर तले इसी मुद्दे को उठाइए, डीएम को ज्ञापन दीजिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए। ये आंदोलन आप सबका है। सर आरटीआई जो लगाई गई थी, तो जो कंपनी ईवीएम बना रही है वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है सर? तो यही तो पूरी दाली काली है, यही तो कह रहा हूं मैं। नहीं ले रही है तो क्यों नहीं ले रही? डेमोक्रेसी को हाईजैक कर चुका है। इसीलिए लोकशाही को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, ये एक तरीके से एक दूसरी आजादी की लड़ाई, एक दूसरी की आजादी की लड़ाई। सर जो किसान आंदोलन अभी चेतावनी दे रहे हैं किसान लोग दोबारा से एमएसपी को लेकर के, तो ऐसे ही अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो सीए हो, किसान आंदोलन हो, आप लोग उनसे क्या संयुक्त मोर्चा जैसे संयुक्त बन रहा है ना भाई। आप लोग इतने कवर कर रहे हैं, किसानों से भी बात चल रही है। ईवीएम का मसला जो है ना, सारे ऑर्गेनाइजेशन के आंदोलन में ईवीएम का मसला जुड़ेगा, क्योंकि ईवीएम जो है ना वो मशीन है जिसमें सब कुछ समस्या का जो है ना जड़ वहीं पे है। इसलिए समाधान भी जो उसका समाधान भी है वहीं से होना है। तो जो फोकस पॉइंट है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। शुक्रिया। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।